हाँ जी बेटा, तो चालू करते हैं बेटा आपका हम एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है आपका डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। और चैप्टर का नाम है बेटा मेथड्स ऑफ काउंटिंग। क्या बोला मैंने? मेथड्स ऑफ काउंटिंग। और मेथड्स ऑफ काउंटिंग तुमने कहा ये ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं है हमारे कोर्स के अंदर, तो बिल्कुल है बेटा। और इस चैप्टर को आप लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां पे बेटा ये दो पोर्शन है, परम्यूटेशन का और दूसरा है बेटा जी कौन सा? कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले एज इट वाज डिसाइडेड कि हम पहले क्या करेंगे बेटा, आपका परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। और परम्यूटेशन मैं पहले ही बता दूं, आपके दो परम्यूटेशन होते हैं बेटा। एक होता है आपका लीनियर परम्यूटेशन और एक होता है बेटा आपका सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, लेकिन पहले क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चैप्टर है ये आपको सीए, सीएस और सीएम में तीनों ही जगह पे अवेलेबल होगा। और भी कुछ कोर्सेज हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपका बीबीए, बीबीई, इन जगह पे भी अवेलेबल होता है। ठीक है, आइए फिलहाल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम डिस्कस करना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। तो परम्यूटेशन का मतलब है बेटा आपका अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। पहले मैं आपके साथ जो अभी पहले डिस्कस करूंगा, और वो डिस्कस करूंगा आपका कौन सा? लीनियर परम्यूटेशन। कौन सा डिस्कस करूंगा? लीनियर परम्यूटेशन। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं बात कि जो दोनों ही परम्यूटेशन है, चाहे लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो, इनको भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। तुमने कहा कौन कौन सी? तो हाँ मैं लिख रहा हूं। एक होती है बेटा आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक होती है आपकी अरेंजमेंट विद रिप्लेसमेंट। थोड़ा है चैप्टर के बारे में बता दूं और आपका फिर उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूंगा। पहले एक तरीके से चैप्टर का इंडेक्स बता रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट और दूसरा क्या बेटा आपका? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब जरा देखिए वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल बता रहा हूं आपको। स्कूल लेवल तक में दोनों ही इक्विवेलेंट होते थे, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की बात की जाए तो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट के केसेस आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपैरेटिव टू विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब सुनो, सारी बातों का फर्क बता रहा हूं और अभी आपको जस्टिफाई भी करता हूं कि ऐसा क्यों है। विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम क्यों बन रहे हैं, और खास तौर से आप जिन कोर्सेज के लिए पढ़ रहे हैं वहां पे विद रिप्लेसमेंट एज कंपैरेटिव टू थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। रीजन है, विदाउट रिप्लेसमेंट में केसेस कैसे बनते हैं? कम। आई मीन टू से नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होती हैं वो कैसी होती है विदाउट रिप्लेसमेंट्स में? कम। और विद रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसी होती है? ज्यादा। तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि आपके जो पेपर में आने हैं इस समय, जैसे हम ये जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं
वो एमसीक्यू वाले पेपर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि सब्जेक्टिव पेपर में भी ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको सीएमए की बुक में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, और वर्ड टू वर्ड भी अवेलेबल होंगे, वैल्यू टू वैल्यू भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। सीएस वाले बच्चों को इसे पढ़ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीएस के अंदर आपका चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे परमुटेशन का भी यूज़ होगा और कॉम्बिनेशन का भी यूज़ होगा, हल्का हल्का, ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं। तो अगर आपको सीएस वाले बच्चों ने ये नहीं सीखा तो फिर उन्हें परेशानी आएगी आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो आइए अब जरा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो मैं अभी तक तो जो समझाना था, पहले तो शुरुआत ही किससे करनी है, अरेंजमेंट से। तो तुमने कहा सर अरेंजमेंट का मतलब बताओ। तो अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चे अरेंजमेंट का मतलब समझ लो। अब अरेंजमेंट जैसे मान लिया, सपोज करते हैं, लेट 3 एलिमेंट्स आर ए, बी और सी। अब इनका मैं अरेंजमेंट करके दिखा रहा हूं। क्या करके दिखा रहा हूं? जो अरेंजमेंट करके दिखा रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो बच्चे नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके होंगे NPR। तुमने कहा ये क्या है? ये परमुटेशन का एक मेथड है। इस चैप्टर में हम यही चेक करेंगे कि अरे परमुटेशन का पर्पस ही यही होता है कि कम टाइम में ज्यादा चीजों को कैलकुलेट करना, और यही वो रीजन है कि इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, मेथड्स ऑफ काउंटिंग। इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, मेथड्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। हाँ जी, तो अब जरा देखो यहां पे अगर बात करें तो ये NPR है, दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कि कितनी अरेंजमेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा केस होता है बेटा आपका, विद रिप्लेसमेंट का। अब अगर बात की जाए विद रिप्लेसमेंट की, तो विद रिप्लेसमेंट में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे, वो बनेंगे n की पावर r। अब तुमने कहा सर क्या फर्क होता है, जरा पहले बता दो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में। एक एक करके सारी बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट काफी चीजें आपके सामने एक्सप्रेस कर दी हैं। तो जरा देखो, हमने यहां पे 3 एलिमेंट लिए ABC। तो अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस के हिसाब से इसे अरेंज करेंगे तो देखो बेटा, आपका ACB, ये देख लो, मैंने A को फिक्स करा और B और C को अरेंज कर दिया 2 अलग अलग तरीके से। फिर इसके बाद आपका मैं एक बार ऐसे B को ले लेता हूं, BAC BCA। इसके अलावा एक बार C को ले लेता हूं, CAB CBA। तो आप यहां पे देख सकते हो कि कुल मिला के कितने अरेंजमेंट बने, 6 अरेंजमेंट बने। कितने अरेंजमेंट बने, 6 अरेंजमेंट बने। एग्रीड इस बात से। तो अब यहां पे अगर बात करें तो NPR का मतलब, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता तो तुम सबको पता है यहां पे कितने एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल थे, 3। तो N भी आपका 3 हो गया, और अरेंज भी कितनों को करना था, 3 को, तो R भी आपका 3 हो गया। तो अगर मैं यहां पे 3p3 करता, तो अभी मैंने ये सिखाया नहीं है तो मैं अभी कुछ लिखता नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं 3p3 से भी आपका आंसर आता, और कुछ और नहीं बल्कि कितना, 6 आता। कितना आता बेटा, 6 वेज। तो मैं अभी जब इसको फर्दर डिस्क्लोज करूंगा कि भाई ये फॉर्मूले को एक्सपेंड कैसे करते हैं, तब आपको ये दिखा दूंगा कि देख लो 3p3 कुछ और नहीं बल्कि कितना आता है, 6 आता है। क्योंकि अभी इस समय पे मेरा जो मेन पर्पस है वो ये डिसाइड एक्सप्लेन करना है कि अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है। क्या मतलब पर्पस है मेरा, अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है।
तो इस वजह से ही मैं यहाँ पे इस समय जो ध्यान दे रहा हूँ वो आपको अरेंजमेंट वर्ड आपके माइंड में बैठाने पे ध्यान दे रहा हूँ। फिर दूसरी बात इस पे ध्यान दे रहा हूँ कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट अरेंजमेंट किसको कहते हैं और विद रिप्लेसमेंट अरेंजमेंट किसको कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो देखो, अगर मान लिया विद रिप्लेसमेंट में अरेंजमेंट करना होता तो एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 3, और तीनों में से किसी दो को अरेंज नहीं करना, तीनों के तीनों को अरेंज करना है, तो आर बी 3, वही यहां पे आपने देख ही लिया अभी। तो कुल मिला के कितने वेज हो गए बेटा, 27 वेज। अब आपने कहा देख लो, आपको यहीं से समझ में आ जाता है बेटा, ये 6 वेज हैं और ये कितने बेटा 27 वेज। तो आई थिंक आपको यहीं से समझ में आ गया कि विद रिप्लेसमेंट में छोटा सा क्वेश्चन बनाया है सिर्फ 3 नंबरों का, तब भी कितने अरेंजमेंट आ रहे हैं, 27 वेज। ठीक है ना। तो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं ये कोर्सेज जो है थोड़े बायस्ड हैं और आपका ये विदाउट रिप्लेसमेंट पे ज्यादा पूछते हैं एज कंपेरेटिव टू विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कंपेरेटिवली कैसे बनते हैं, लेंदी बनते हैं। ठीक है। अब जरा देखो, तुमने कहा फिर भी सर विद रिप्लेसमेंट में जरा बताना ऐसे कौन कौन से बनेंगे। हाँ बिल्कुल बताए जा सकते हैं। तो देखो मैं यहां पे एक काम करता हूं, 3 कॉलम बना लेता हूं। पहले देखो मैंने तीनों कौन से नंबर लिए, ए। अब मैं क्या करता हूं, 2 ए लेता हूं और 1 बी लेता हूं। तो ऐसा करने से मेरे कितने केसेस बनेंगे, देखो ए बी ए बी ए। बेटा ध्यान रखना ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, तो ये इधर आए ये इधर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग अरेंजमेंट नहीं है। जैसे अगर मान लिया मैं कहता हूं कि आपका 2 रेड शर्ट में है बच्चे और एक बच्चा जो है वो ब्लैक शर्ट के अंदर है, तो मैं अगर रेड शर्ट में दोनों बच्चों को किसी को भी पहले या किसी को भी बाद में खड़ा करूं, आगे पीछे, मतलब दोनों को रेड को एक साथ रखना है, तो उनको आगे पीछे करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अगर तुम कहो कि सर जैसे यहां पे कि ये वाला ए यहां आ जाएगा, ये वाला ए यहां आ जाएगा, ये अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि तीनों ही कौन से एलिमेंट है आपके, अल्फाबेट्स हैं ए। तो ऐसे ही अगर ये वाला ए इधर हो गया, ये वाला ए इधर हो गया, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप इसका मतलब गलत सोच रहे हो, इनके बीच में अरेंजमेंट नहीं होता। एक अच्छी बात याद आ गई जो आपके सामने मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं कि सिमिलर चीजों के बीच में, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुन लो अभी, और मैं यहां पे कहीं लिख दूंगा, पहले सुन लो, सिमिलर चीजों के बीच में अरेंजमेंट नहीं होता। क्या बोला मैंने, सिमिलर चीजों के बीच में अरेंजमेंट नहीं होता। अब सुनो आगे चलते हैं, और तुमने कहा चलो 27 पूरे तो करके दिखाओ। हाँ बेटा, अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि आपका ए और इस बार बी नहीं सी लेता हूं, तो तुम सबको पता है ए सी ए और सी ए। ठीक है ना। नहीं ये वो वाला सी ए नहीं है, पता चलो वैसे ही बड़ा दिक्कत है, सी ए के पीछे लड़ने बैठ जाओ आप। अब आगे चलो कि जी आपने एग्जाम्पल में सी ए को क्यों यूज करा, हम सी ए के खिलाफ है। आइए अब जरा देखते हैं इसके आगे। मैंने तीनों बी ले लिए बेटा, अब तुम पता है क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका 2 बी लूंगा और 1 ए लूंगा। तुम्हें पता है 3 केसेस बनेंगे, बी ए बी, उसके बाद ए बी बी। अच्छा फिर उसके बाद आपका आगे चलते हैं बेटा, यहां पे मैं अब क्या करूंगा, 2 बी लूंगा लेकिन 1 सी लूंगा। तो तुम सबको पता है बी सी बी और सी बी बी। तुमने कहा ठीक है भाई, ये तो चलो समझ में आ रही है बात, लेकिन 27 बनेंगे बेटा, आपके सामने ही बनेंगे, देख लो। सी सी और सी, तो सी सी ए, तो यहां पे आपको पता है ये सी सी सीमेंट भी आता है ना, ACC, खैर मजाक कर रहा हूं। सी बी सी, और साथ के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो विद रिप्लेसमेंट होता है उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट वाले भी कवर होते हैं। जो विद रिप्लेसमेंट होता है उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट वाले भी कवर होते हैं। और देख लो यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, तो आपका यहां पे देख लीजिएगा, ABC, ACB,
BAC, BCA अभी लिखे थे साइड में थे, CAB और CBA। लो भाई, अब आप नोटिस करो जरा यहां पे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 और 7 21 और ये 6 थे, 1 2 3 4 5 6, अभी लिखे तो थे यार 6, तो आप सब समझ सकते हैं कि कितने हो गए, 27 वेज। तो पहली बात तो मैंने यहीं से शुरू करी और आपको ये बात जस्टिफाई करी कि क्यों विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस कम हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आपके कोर्स का पार्ट है और आपके कोर्स में ये आ सकते हैं विद रिप्लेसमेंट वाले भी, लेकिन थोड़े से वेटेज कम है। रीजन आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसमें ज्यादा केसेस बनाएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाता है, और लेंदी क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर का स्टाइल नहीं है। इनफैक्ट CMA के अंदर भी, CMA वाले बच्चे जैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता तो है ही कि CMA के अंदर आपका क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है, तो इस वजह से वो भी कहीं ना कहीं नहीं देते। बाकी दोबारा से मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज कम है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अच्छा एक बात और, सर पेपर में लिखा होगा ना विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, बच्चे लिखा तो होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तुम सबको पता है कि हमारे महान इंस्टीट्यूट जो हैं, ये महान लोगों से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं बेटा, बिल्कुल महान है बच्चे, और इनकी कोर्सेज की वजह से हम पढ़ा रहे हैं, इनकी कोर्सेज की वजह से काफ़ी सारे बच्चे क्वालिफाइड होके बहुत अच्छे सैलरी ले रहे हैं। तो बेटा है तो इंस्टीट्यूट महान, लेकिन जैसा कि मैंने बोला महान इंसानों से भी गलती हो जाती है, और ऐसा कई बार ये भी कर देते हैं कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करते कि विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप अपने आप जज करो। पेपर के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और तुमने कहा अगर हुआ तो बेटा देखो, मैंने तो दोनों केसेस सिखाने हैं आपको, और जब मेरे को आपको दोनों केसेस सिखाने हैं तो फिर क्वाइट ऑब्वियस है ना कि आप दोनों केसेस से भी ट्राई चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन अब जबरदस्ती बोलो कि क्वेश्चन को रॉन्गली ड्राफ्ट करके आप आंसर पूछना चाहो, तो वो तो बेटा फिर आप पहले भी इसे कई बार डिस्कस कर चुके हो। जबरदस्ती मैं कोई कंक्लूजन नहीं बोलूंगा कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो वैसा करना, ठीक है। हम क्यों मान के चलें कि गलत होगा, गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। फिलहाल तो सबसे पहले बेटा मैंने यहां पे आपके सामने ऑलमोस्ट अरेंजमेंट का मतलब क्लियर कर दिया है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे फटाफट पॉज करके कॉपी करो और फिर मैं उससे अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। हाँ जी, तो होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे अगर बात करें तो पहले मुझे लिखने देना फिर कॉपी करना, जैसे कि आपको पता ही है हम आखिरी में पॉज करके कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एनपीआर परमुटेशन का साइन, एक तरीके से परमुटेशन का फॉर्मूला है। इसको बेटा कई बार ऐसे भी लिख देते हैं NPR, और इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं PNR। तो ये सारी बातें अलग अलग नहीं बल्कि कैसी हैं, सेम है। अब मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तरीका है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो आपका NPR यही वाला होता है, और इसका मतलब होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको बेटा कई बार ऐसे भी लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ज्यादा फेमस तरीका जो है वो आपका ये वाला तरीका है। और हाँ जी, तो अब बात करते हैं, यहां पे एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। और देखो सबसे पहले तो मैं यहां पे फैक्टोरियल का मीनिंग समझा दूं। हालांकि बच्चों मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी फैक्टोरियल का मीनिंग बताया था, और फैक्टोरियल का मीनिंग जरा दोबारा से देख लो बेटा। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, इसके अलावा 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा 1, इसके अलावा 5 फैक्टोरियल जैसे लिखे तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आपका
7 फैक्टोरियल लिख दें तो पता है आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ऐसे तुमने कहा सर अगर 100 फैक्टोरियल हो तो बेटा मुझे वही लिखना पड़ेगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू, तुमने कहा बस यहीं रुक जाओ सर कहाँ तक लिखोगे, तो अब तुम यहीं रुकने के लिए कह रहे हो तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा 98 फैक्टोरियल। ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 0 फैक्टोरियल का भी मतलब 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। सिंपल सा रीजन है बेटा, आप किसी चीज को अरेंज नहीं कर रहे, 0 फैक्टोरियल का मतलब किसी चीज को आप अरेंज नहीं कर रहे, तो जब आप किसी चीज को अरेंज नहीं कर रहे तब भी तो वो अपने आप में एक अरेंजमेंट में है। मान लिया 3 पर्सन है ए बी और सी, हमने कहा कि इसे अरेंज करो, हमने कहा हम नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से अरेंज नहीं कर रहे, अरे तब भी तो ये एक अरेंजमेंट है ही ना। और यही रीजन है कि आपका 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसी भी चीज के कभी 0 नहीं हो सकते। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसी भी चीज के कभी 0 नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्या कि फैक्टोरियल का क्या मतलब है। अब जरा सुनो, ये तो आपने अभी कुछ इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। ये कुछ आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। और देखिए जरा, सबसे पहले NP0, NP1, NPN-1 और NPN, इन सब को आपको मैं जस्टिफिकेशन दे दूंगा बेटा, अभी यहीं पे लिख रहा हूं जस्टिफिकेशन, लेकिन तब भी आप इन्हें याद करके चलेंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं आपका NP0 जो है यानी कि NP0, तो बेटा ये आपका किसके बराबर होगा 1 का। NP0 का मतलब किसी का भी अरेंजमेंट नहीं करना, और तुम सबको पता है कि किसी का भी अरेंजमेंट नहीं करना तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आपका तब भी एक अरेंजमेंट तो होगा ही होगा। खैर NP1, n नंबरों में से किसी एक को अरेंज करना, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये कितनी तरीके से हो सकता है, n तरीके से। तुमने कहा सर ये कैसे, अभी बेटा मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूं। ये ले देखो, आप बात तक का अगर पेशेंस नहीं है तो देख लो, n फैक्टोरियल, NP0 को इस फॉर्मूले के हिसाब से कर रहा हूं, तो जहां जहां r है वहां पे क्या लिखूंगा 0, और जहां जहां पे n है वहां n ही लिखूंगा। तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r यानी कि n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो तुम सबको पता है n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल कितना आ गया 1। साथ के साथ अब इससे आगे चलते हैं NP1। तो NP1 की अगर बात करें तो बेटा मैंने बताया कि n चीजों में से किसी एक को अरेंज करना है। अब जैसे A B C में से किसी एक को अरेंज करना है, तो हो सकता है मैं एक वो सिर्फ कौन सा लूं A, या हो सकता है वो सिर्फ कौन सा लूं B, या हो सकता है वो कौन सा लूं सिर्फ C। तो 3 चीजों में से अगर सिर्फ एक को अरेंज करना है तो एक बार में एक ही लोगे आप, तो कितने एलिमेंट ले सकते हो, जितने एलिमेंट है। मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिया A B और C, तो तीनों में से तीनों को एक एक बार ले सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने जस्टिफिकेशन दिया। बाकी अगर तुमने कहा सर फॉर्मूला में देखना जरा, तो देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब जरा देखिए बेटा, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम अरेंजमेंट्स लिखते हैं तो पहले वाले इंटीजर से एक कम लिखते हैं, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो n फैक्टोरियल को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो n से छोटा कौन सा लिखूंगा n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। मुझे आगे नहीं जाना, मैं यहीं रुक गया। तो तुम्हें सबको पता है अगर बीच में ही रुकते हो तो क्या लगाना पड़ता है फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि नीचे वाले n माइनस 1 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा n। लेकिन आपको मैंने लॉजिक एक और भी बताया था कि भैया जब एक बार में एक ही चीज ले रहे हो तो अगर 10 चीजों को एक एक करके लोगे तो 10 बार ही तो ले सकते हो। तो इसीलिए ऐसे भी याद कर लेना NP1 किसके बराबर होगा n के। अब उसके बाद NPN-1, तो जब NPN-1 करेंगे तो बेटा ये होगा आपका n फैक्टोरियल। और तुमने कहा कैसे, तो देखो इसको समझाने में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं अगर जस्टिफाई करूंगा, तो इसीलिए बेटर ये है कि आपका कुछ चीजें क्या होती है बिल्कुल ना वो
पर्सनल एक तरीके से डिस्कशन जिसे बोलते हैं उसमें जस्टिफाई करी जा सकती है। और जरा देखो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आपका n माइनस आर। अब r क्या है यहाँ पे बेटा आपका n माइनस वन, तो n माइनस वन कर दिया बेटा, ठीक है, और बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया इसीलिए क्योंकि छोटा ब्रैकेट भी आ रहा है ना अंदर, तो बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया। अब तुम सबको पता है कि अगर इसे ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा अंदर तो n माइनस एन, n तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल, जिसका मतलब क्या होता है 1, उसकी कोई वेटेज नहीं है, तो ऊपर वाला ही बच जाएगा और क्या होगा n फैक्टोरियल। अब उसके बाद n p n करते हो तो बेटा ये भी n फैक्टोरियल आएगा, और आप जरा देख लीजिएगा n फैक्टोरियल नीचे n माइनस आर। अब r के नाम पे भी क्या है बेटा n ही है, तो बेटा n माइनस एन क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और तुम सबको पता है 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे भी आंसर n फैक्टोरियल आ गया। तो एक बात जो आपको यहाँ पे समझ में आया वो ये, अभी के अभी नोट करके लिखना, और वो ये कि n p n बराबर होगा n p n माइनस वन के, n p n बराबर होगा n p n माइनस वन के। ठीक है बेटा। अच्छा, बल्कि मैं यहां पे अगर कोई मुझसे डेफिनेशन बोलने के लिए बोला जाए तो मैं यहां पे बोल सकता हूं फैक्टोरियल का, अगर कोई डेफिनेशन बोलेगा तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन में बोल सकता हूं फैक्टोरियल इज द product of all integers from 1 to n, both inclusive। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है ना कि जब आप n फैक्टोरियल करते हो तो बेटा कैसे लिखते हो, n उससे छोटा और n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, और इस तरीके से। ठीक है, तो पहले आप ये जरा फटाफट से इसको भी कॉपी करो, फिर उसके बाद मैं इससे आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताना शुरू करता हूं। इसमें एक चीज और देखना बेटा कि यहां पे जो अरेंजमेंट्स हो रही है, मैं यहां पे हेडिंग बना के लिखना चाहता हूं arrangements of r things out of n different things यहाँ पे मुझे लगा कि भाई ये बताना जरूरी है, अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। बेटा छोटी सी बात है, अभी से ही बता रहा हूँ, और मैं ध्यान रखना अगर आपने ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे नहीं ध्यान दी तो फिर क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कब कौन सा नहीं। तो मैंने जो आपको ये फॉर्मूला सिखाया जिसके कुछ रिजल्ट्स भी बता दिए, मेनली तो मैं सही बताऊं ये पूरा का पूरा जो सिखाया है इसमें बस तुम्हें सिर्फ पता है क्या सिखाया है, यही बात सिखाई है बस, ये वाली। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं ये जो फॉर्मूला है ये तब एप्लीकेबल होगा अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। यहां पे ध्यान रखना ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब कोई भी सिमिलर चीजें अवेलेबल नहीं है, कोई भी सिमिलर चीजें अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना। और साथ के साथ यहां पे एक और बात लगनी चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या वर्ड बोला? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा और कि ये अरेंजमेंट का फॉर्मूला जिसका चाहे अब तुम ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, ये तभी एप्लीकेबल है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले फॉर्मूले से पहले ही बात कह रहा हूं कि एक एक बारीकी पे ध्यान दोगे
तो आप बाद में जज कर पाओगे कि हाँ ये अब सर ने ऐसा क्यों किया, अब सर ने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यकीन मानना फिर आप पजल हो जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला जिसके कुछ रिजल्ट्स ऐसे ही याद करवा दिए, ये किस लिए याद करवाए हैं? सिर्फ इसलिए कि आप पेपर के अंदर इंस्टेंट सोच सको और इंस्टेंट रिप्लाई दे सको। इसके अलावा इन सब बातों को बताने का कोई और पर्पस नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। ये कैलकुलेटर से जल्दी मतलब आप जब एकदम से कैलकुलेट कर पाओगे तो कहीं ना कहीं जो ये सब काम था, ये सब करने का काम, इन्हें सॉल्व करके कैलकुलेट करने का काम, टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बस इतना सा ही पर्पस है इन सब बातों को बताने का। और ये तो फैक्टोरियल का मीनिंग ही बताया है। मेन बात यही है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, और दूसरा क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब इसे आप कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं इसे। अब देखो बेटा, इनको रब कर दिया मैंने, और मैं आपको बताऊं अगेन, मैं दोबारा से बोलूंगा, मैंने जो बात अभी बोली कि ये बात भूलना मत बेटा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन में ये याद दिलाऊं कि मैं इस समय क्वेश्चन कौन सा है, डिफरेंट चीज़ों का है कि रिपीटिशन वाली चीज़ों का है, मतलब सिमिलर चीज़ें हैं कि नहीं है। डिफरेंट चीज़ों का मतलब होता है जैसे देखो ABC, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और अगर मान लिया मैं कहता हूँ ABCACDEF, ऐसे, ये क्या है, रिपीटेड चीज़ें हैं। क्लियर है? विद रिप्लेसमेंट अलग बात है, अभी वो बाद की बात करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये तब है जब सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, जो फॉर्मूले बताए थे क्या हैं, जब सारी की सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। अगर ऐसा केस आ गया, देख रहे हो A कितनी बार है, 2 बार, B भी कितनी बार है, 2 बार, C भी कितनी बार है, 3 बार। तो इन वाले केसेस के अंदर अगर आपने जो फॉर्मूला अरेंजमेंट का मैंने अभी तरीका सिखाया लगाया, तो आपका आंसर आएगा, और सही नहीं बल्कि गलत आएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी। तो अब जरा देखो, इसके बाद अगली चीज जो समझनी है वो हमें समझनी है, एक तो वर्ड है एंड और एक वर्ड है और। एक वर्ड है एंड और एक वर्ड है और। इस समय जब मैं एंड और की बात कर रहा हूं तो मैं ऊपर कुछ नहीं लिखना चाहता, ना परमुटेशन लिखना चाहता, ना कॉम्बिनेशन लिखना चाहता, क्योंकि एंड और ये दोनों ही वर्ड परमुटेशन में भी एप्लीकेबल हैं और कॉम्बिनेशन में भी। मैं इसके ऊपर ये भी नहीं लिखना चाहता कि विदाउट रिप्लेसमेंट कि विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में भी ये सेम एज इट इज एप्लीकेबल होंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट में भी ये वर्ड अपना काम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। तो इसीलिए मैंने सीधा एंड और का क्राइटेरिया बताना चाहा है आपको। इस समय कोई कैटेगरी मैंने नहीं रखी है। ठीक है, ये एक एक कैटेगरी अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी बेटा आपको। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंड की, एंड का क्या मतलब होता है? एंड का मतलब है बेटा, मैं आपको बता दूं, देखो बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाता हूं, टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे जब आपको कोई 2 काम करने हैं और एक साथ करने हैं, जब आपको कोई 2 काम करने हैं और एक साथ करने हैं, तो बेटा उस वहां पे तो आपका लगता है एंड। ठीक है ना? लेकिन जब आपको 2 काम करने और उनके बीच में चॉइसेस हैं कि या तो ये वाला काम करो या ये वाला काम करो, आपके पास चॉइसेस हैं कि या तो ये वाला काम करोगे, या जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यू शुड नॉट डू बोथ द थिंग्स। आपके पास कोई एक ही काम करना है आपको। तो जहां पे चॉइसेस होती हैं, या हिंदी में क्या वर्ड बोलेंगे, या, तो जब भी कभी अरेंजमेंट करते वक्त या वर्ड आए, जिसे इंग्लिश में और कहते हैं, तो आप और के बारे में सोचोगे, और यहां पे आप सोचोगे बेटा आपका क्या, एडिशन थ्योरम। क्या सोचोगे? एडिशन थ्योरम। ठीक है बेटा? लेकिन जब भी वर्ड एंड, जिसे हिंदी में और कहते हैं, बेटा कोई अंक की मात्रा वगैरह मिस्टेक हो गई है तो माइंड मत करना,
हिंदी नहीं लिखनी आती है, मतलब लिखनी आती है लेकिन ऐसी मात्राओं में मिस्टेक हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तुमने कहा थ्योरम, अरे नहीं ज्यादा परेशान मत हो, बहुत कुछ नहीं है ये, और सिंपल सी बात है। आइए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक बच्चा है, उसे स्कूल जाना है, ठीक है। अब स्कूल जाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अब बस से जाएगा और या फिर वो बस के बराबर में ही जो ऑटो स्टैंड है उससे ऑटो से जाएगा, ठीक है। या तो बस स्टैंड पे बस से जाएगा या ऑटो स्टैंड में ऑटो से जाएगा। क्या ये बच्चा दोनों से जा सकता है कि बस से भी और ऑटो से भी? आई थिंक आप समझ सकते हैं, ऑब्वियसली किसी एक जगह ही तो बैठेगा। अजय देवगन तो है नहीं कि एक टांग ऑटो पे और एक टांग बस में, जैसे वो अजय देवगन की कुछ मूवीज में देखा है ना मैंने, वो दो बाइकों पे आता है, कभी दो घोड़ों पे आता है, कभी दो कारों पे आता है। तो यहाँ पे वैसे भी बस और ऑटो में तो बैलेंस ही नहीं है, बच्चा टेढ़ा हो जाएगा, हीरो वाली वही नहीं आएगी फीलिंग। तो फिलहाल या तो वो ऑटो में जाएगा या फिर वो बस में जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लो बस के ऑप्शन ज्यादा नहीं है, उसके पास दो ऑप्शन है। इस समय पे दो ही रूट वाली बस, मतलब दो बसेस ऐसी हैं जो उसी टाइम पे आती हैं और उसको स्कूल पहुंचाएंगी। तो उसके पास बसेस के ऑप्शन कितने हैं? दो। उस समय पे जिस समय उसे स्कूल के लिए निकलना है, अब स्कूल के लिए कोई 1 घंटे तो खड़ा नहीं रहता, तो भाई आपका जिस समय उसे स्कूल के लिए खड़ा है उस समय पे 3 ऑटो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुल मिला के कितने तरीके से जा सकता है, मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो नंबर ऑफ वेज होंगे 2 प्लस का साइन बीच में क्या हो गया 3, यानी कि कितने तरीके से 5 वेज। अब कुछ बच्चे यहां पे ये परेशान होते हैं कि सर इतनी देर से एनपीआर 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 चिल्ला रहे थे, फॉर्मूला तो लगाया नहीं कहीं पे एनपीआर का। तो रीजन है बेटा, मैंने लगाया है, आपको दिखा नहीं, ये देखो मैं दिखाता हूं। और आप सबको पता है कि 2 बसेस हैं, तो 2 में से किसी एक में ही जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 2P1। 3 ऑटो में से भी किसी एक ऑटो में ही जाएगा या तीनों ऑटो में लेट के जाएगा? नहीं, एक में ही जाएगा ना। तो इसका मतलब 3P1। या तो बस से जाएगा, देख लो इस वर्ड को भूलना मत, मैं बार बार यूज भी करूंगा, या तो बस से जाएगा या ऑटो से जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे इसीलिए बीच में प्लस का साइन आएगा। और 2P1 बेटा जी क्या होता है आपका? 2 ही तो होता है, अभी नहीं सीखा था आपने। NP1 किसके बराबर होता है? N के। तो 3P1 भी किसके बराबर होता है? 3 के। तो इस तरीके से आपके कितने वेज हो गए? 5 वेज, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया कि भाई एनपीआर का फॉर्मूला भी लग रहा है। और प्लस क्यों लग रहा है? क्योंकि इस समय यहां पे पर्पस क्या था, ये जो डिस्कस कर रहा हूं क्या पर्पस है कि कब प्लस करना है और कब मल्टीप्लाई। अब देखो, तुमने कहा सर चलो एडिशन का तो समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन का बताओ। मल्टीप्लिकेशन का सपोज कर लो कि आपका दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच में 10 ट्रेनें चलती हैं बेटा। कितनी ट्रेनें चलती हैं? 10। तो इसका मतलब 10 की 10 जाती होंगी और फिर वो 10 की 10 वापस भी आती होंगी, ऐसे ही होता होगा। अब सपोज करो किसी पर्सन को जाना है दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से वापस आना है, लेकिन उसने ये सोचा कि भाई मैं डिफरेंट ट्रेन्स एक्सप्लोर करूंगा इंडिया की। तो अगर मैं डिफरेंट ट्रेन्स एक्सप्लोर करूंगा तो सपोज कर लो कि अगर उसके पास 10 ट्रेनें हैं तो जाते वक्त आउटवर्ड जर्नी में उसके पास 10 ऑप्शन है। क्लियर है? 10 में से किसी एक में जाएगा तो 10P1 होगा और फिर उसके बाद उसे वापस भी आना है। इनवर्ड जर्नी में उसने, जैसा कि मैंने बोला कि उसने कहा मुझको डिफरेंट ट्रेन्स एक्सप्लोर करनी है, तो आते वक्त भी 10 ट्रेनें ही चलती होंगी, लेकिन क्योंकि जिससे वो गया था उससे वो आना चाहता नहीं है, तो अगर वो आना नहीं चाहता तो अब उसके पास ऑप्शन कितने रह गए? 9। अब उसके पास ऑप्शन कितने रह गए? 9। तो इसका मतलब यहां पे 9 हो गया।
अब 9 में से भी किसी एक में ही आएगा तो 9p1। तो अब बेटा जी यहां पे जरा देख लो, आना भी है, सॉरी जाना भी है और फिर वापस आना भी है, तो दोनों काम करने हैं ना। अगर कोई ये कहे कि बस मुझे जाना जाना है, एग्रीड इस बात से, तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो इनवर्ड जर्नी की कोई बात ही मत करो। लेकिन मैं कह रहा हूं उसे जाना भी है, उसे आना भी है, दोनों काम करने हैं उसे, तो वो दोनों काम कितने तरीके से कर सकता है? तो हम क्या करेंगे, यहां पे बीच में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बीच में? मल्टीप्लाई, क्योंकि आउटवर्ड अरेंजमेंट्स एंड इनवर्ड अरेंजमेंट दोनों काम करने हैं। यहां पे या वाली बात नहीं है कि या तो आएगा या तो जाएगा, ये वाली बात नहीं आ रही। तो तुम सबको पता है 10p1 10 होता है, 9p1 9 होता है, और कुल मिला के आपका 90 वेज बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा आपका? 90 वेज। अगर आपको हो सकता है, मैं मान सकता हूं थोड़ा सा जोर पड़ रहा हूं कि पता नहीं 90 क्या निकाल दिया, ये तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती से सिखा रहे। कोई बात नहीं, 1 मिनट का टाइम समय दो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। जाते वक्त जितनी भी ट्रेनें सबको नंबर डाल दिए, आते वक्त के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सपोज कर लो जाते वक्त उसके पास उसने ट्रेन सेलेक्ट करी फर्स्ट नंबर वाली, तो आते वक्त कौन सी सेलेक्ट करेगा? या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, या तो फिफ्थ, या तो सिक्स्थ, या सेवंथ, या एट्थ, या 9 और या 10। कितने अरेंजमेंट हो गए बेटा? 1 2 1 3 1 4, ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर्स बने जाने और आने के डिफरेंट ट्रेनों के। लेकिन किसने मजबूरी कही है, किसने ये गारंटी ली है कि वो जाएगा सिर्फ फर्स्ट से? नहीं, वो सेकंड से भी जा सकता है। तो जब वो सेकंड से जाएगा तो 9 पेयर फिर बनेंगे, फिर वो थर्ड से जाएगा तो फिर 9 पेयर, फिर वो फोर्थ से जाएगा फिर 9 9 9 करते करते कितने पेयर बनेंगे? 9 9 10 बार बन जाएंगे बेटा। तो अगर आपके 9 9 पेयर 10 बार बन गए, अगर आपके 9 9 पेयर 10 बार बन गए तो 90 ही तो हो गए। सो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया कि ये 90 वेज डेवलप हुआ। लेकिन दोबारा से बता रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल्स में ही नहीं समझना, मैंने अपने माइंड में ये बैठाओ कि जहां पे 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स के बीच में चॉइसेस होगी, जहां पे 2 अलग अलग अरेंजमेंट के बीच में चॉइसेस होगी, तो वहां तो फिर आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा चॉइसेस, कि या तो बस या तो ऑटो। लेकिन जहां पे आपको ये बोला जाए कि दोनों काम करने हैं, तब आपको बेटा जी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये बात सीखने की थी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आइए मैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी सोचता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप इसे पॉज करके कॉपी करो, फिर मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अब देखो, जैसे मान लिया सपोज कर लो मैं यहां पे जैसे एंड का एक एग्जांपल और देता हूं आपको, और फिर उसके बाद मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। तो सबसे पहले तो आपका मान लिया सपोज कर लो कि 8 जेंट्स हैं और 7 लेडीज हैं, और हमें एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर कितने मेंबर हो? 5 मेंबर्स। जिसके अंदर कितने मेंबर्स हो? 5 मेंबर्स, ठीक है। अब वो कहते हैं, सपोज कर लो कि भाई या तो लेडीज लेडीज होनी चाहिए, या पांचों के पांचों क्या होने चाहिए? जेंट्स जेंट्स होने चाहिए। तो ऐसे में अब सपोज कर लो कि मान लिया मैं कहता हूं जस्ट सपोज कर लो कि 5 सीटें हैं, क्या है? 5 सीटें, इन पे बैठाना है। तो कितने तरीके से आप बैठा सकते हो? या तो सिर्फ लेडीज बैठेंगी या सिर्फ जेंट्स बैठेंगे।
तो बेटा आप सबको पता है कि अगर जेंट्स बैठेंगे तो 8p5, ठीक है ना। और हो सकता है कि जेंट्स ना बैठें, जेंट्स बल्कि एक जिसे कह सकते हैं कर्टसी के तौर पे, वो आपका एटिकेट्स के तौर पे ये बोल दे कि नहीं भाई लेडीज बैठेंगी। तो फिर लेडीज कितने तरीके से बैठेंगी, 7p5। तो अब चॉइस है, या तो जेंट्स बैठेंगे या लेडीज बैठेंगी। तो क्योंकि चॉइस आ गई तो बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। किसका साइन आएगा बीच में, प्लस का। लेकिन सपोज कर लो अगर वो कहता है कि भाई 5 मेंबर्स में से आपका 3 लेडीज बैठेंगी और 2 जेंट्स बैठेंगे, तो अब जरा देखो यहां पे अरेंजमेंट कैसे होगा। यहां पे होगा 8c3, सॉरी 7c3, लेडीज 7 है ना, एंड सिर्फ लेडीज ही नहीं बैठनी, जेंट्स भी बैठने। तो एंड वर्ड आते ही क्या आ गया बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 8c2, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं आई होप आपको इससे थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी। बाकी क्वेश्चंस की हेल्प में ही हर बार क्वेश्चन में जहां पे भी मल्टीप्लाई या प्लस की बात आएगी मैं हर बार आपके सामने एक्सप्रेस करूंगा। दोबारा सुन लो, अगर सिर्फ 5 लेडीज बैठेंगी या 5 जेंट्स बैठेंगे, तो अगर ऐसी बात होती तो बीच में किसका साइन आता, प्लस का। लेकिन जब उसने बोला लेडीज भी बैठेंगी और जेंट्स भी बैठेंगे, और हिंदी में और बोल रहा हूं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। तो जब एंड वाली बात आ गई तो बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। तो बड़ी छोटी सी बात है जिसको आपको क्या करना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है। चलिए बेटा आइए अब ICAI की बुक से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, आपका पेज नंबर है 5.7, पेज नंबर 5.7 है। और इसके जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ICAI बुक, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ कुछ सेलेक्टेड से। तो बाकी आप करेंगे, जो नहीं आएंगे ग्रुप पे शेयर करेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका एक 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है NPR में n जो है क्या होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि NPR में n इज ऑलवेज क्या होगा बेटा, इंटीजर। क्या होगा बच्चे, इंटीजर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि आपका सिर्फ n ही नहीं बल्कि r भी आपका, तो इस समय जैसा कि आप समझ सकते हो कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और इज ऑल्सो एन इंटीजर। सिर्फ n ही नहीं बल्कि r भी क्या है बेटा, इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं लेकिन मैंने इसीलिए उठाए हैं क्योंकि खासतौर से पहले 2 क्वेश्चन, क्योंकि आपका मुझे ये बात बतानी थी, तो वही बात मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। NPR जो है इसके अंदर बेटा एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि हमेशा ध्यान रखना n जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, r के। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपका ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे 10p0 हो सकता है, 10p1 भी हो सकता है, 10p8 भी हो सकता है, 10p9 भी हो सकता है, 10p10 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 8p10 नॉट पॉसिबल, 9p10 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो नंबर बड़ा होगा वो ऊपर आएगा और जो चीज छोटी होगी वो नीचे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं क्योंकि मेरा यहां पे इस समय कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान है, तो देख लो। जैसे इस बात को ऐसे समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर आपके पास 10 पैसेंजर हैं
लेकिन वेकेंट सीट 6 है सिर्फ। ठीक है, तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताएं, तो यहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट सुन लो क्या होगा, 10p6। क्या होगा बेटा? 10p6। अगर कोई बोले, यहां पे इफ लगा देता हूं, यहां पे और लगा देता हूं, अगर 6 पैसेंजर है और 10 सीट्स वेकेट है, तो अब अगर तुमसे कोई पूछे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब भी पता है क्या होगा? 10p6। तो ये ध्यान रखना कि आपका अरेंजमेंट जो होगा वो दोनों ही सिचुएशन में कैसा रहेगा? सेम। तो ये मैंने बेटा जी आपको समझा भी दी और कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब आपको आगे का क्वेश्चन करवाता हूं, तो जरा देखो। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 5 और 6 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 एक प्रॉपर्टी है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और ICAI की बुक का ही है, सेट ए का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका NPR है, क्या है बेटा? NPR है, तो इसका मतलब n होगा n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने कहा हाँ जी ऐसे ही होगा। तो फिर कहते हैं जी n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे आप n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और कहाँ तक जाओगे? n माइनस आर तक। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाऊँगा, n माइनस आर फैक्टोरियल पे रुकना पड़ेगा क्योंकि 1 तक रुकते हैं ना हम। तो अब यहाँ पे 1 तो पता नहीं हमें, तो और वैसे भी हमें तो नीचे वाले से कट करना है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जी कितने फैक्टर्स बचे। कितने फैक्टर का मतलब ये कितने नंबर है? तो बेटा आप सबको पता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस आर तो कट गया, तो ये क्या बचा होगा? n माइनस आर माइनस 1। भाई जैसे देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ 2 था ना, 3 से 1 कम। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था ना, 2 से 1 कम। तो इसीलिए अगर यहाँ पे r था तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा? n माइनस आर माइनस 1। होपफुली क्लियर हो गई होगी ये बात। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ 3 था तो यहाँ पे क्या हो गया? 2, 1 कम हो गया। यहाँ 2 था तो यहाँ क्या हो गया? 1 कम हो गया। तो अगर यहाँ पे r था तो इससे पहले वाला जो नंबर यहाँ पे आना चाहिए वो क्या होगा? r माइनस 1। तो अब बेटा जी यहाँ पे अगर बात करें तो पूछ रहे हैं कितने फैक्टर हैं, तो बेटा देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक? r माइनस 1 फैक्टर। लेकिन आप सब ध्यान दो, मैंने कहां से काउंट करने शुरू करें? यहां से। एक फैक्टर ये भी तो है, तो इसका मतलब r माइनस 1 नहीं, इसमें 1 और प्लस करो, ये वाला n। तो सबको पता है ब्रैकेट ओपन होने पे 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितने फैक्टर हो गए? r फैक्टर्स। तो ये थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको मैं यहां पे इसे बता दूं। कॉपी करो बेटा इसे अगर करना है तो, नहीं तो मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी, 7th के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11th ICAI की बुक का, सेट ए का। यहां पे लिखा है m प्लस n p2 इज इक्वल्स टू 56 और m माइनस n p2 इज इक्वल्स टू 30। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको, m इक्वल टू 6, n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 7, n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 और डी ऑप्शन तो आपको पता ही है, नन। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका हमें चेक करना है। बेटा मैं यहां पे एक चीज नोटिस करी, m प्लस n, तो आप किसी से भी बना लो। कितना आएगा बेटा? 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा इसका मतलब ये तो तीनों ऑप्शन
एक जैसा ही रिजल्ट देंगे। आइए चेक करते हैं कि क्या 8p2 मैच करता है। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, और नीचे 8 माइनस 2 कितना 6 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आ गया 56। आया कि नहीं आया? तो भाई ये तो मैच हो गया, और मैच भी हो गया, और साथ के साथ हमें ये भी पता चल गया कि m प्लस एन के लिए तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब बची कौन सी? अब ये m माइनस एन वाली कंडीशन देखनी है। बेटा m माइनस एन करूंगा तो 6 माइनस 2 4, नहीं, इससे तो ये मैच होने वाली नहीं है। तुमने कहा आपको कैसे पता चल गया? बेटा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है। मतलब 4 के चारों को अरेंज करोगे तब 24 तरीके से अरेंजमेंट आ रहा है। तो 4 में से अगर 2 को अरेंज करोगे, 4p2 करोगे, तो वो तो 24 से भी कम आएगा। और हमें कितना चाहिए यहाँ पे? 30। यहां पे देखते हैं 7 माइनस 1 6 हो गया, क्योंकि m माइनस एन करना है। ये मैच कर सकता है। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। और आपका 6p2 करूंगा तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2, सीधा लिख देता हूं 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर दिख गया आपको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर कितना आ गया? 30। मैच। तो बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। एक वर्ड दे रखा है फेलियर, और फेलियर वर्ड जो है इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछे जा रहे हैं। तो बेटा नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो मैं तो 1 सेकंड में बताया था। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 7 के 7 एलिमेंट्स हैं, और सातों में से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो रिपीट नहीं हो रहा तो डिफरेंट थिंग्स हैं, तो NPR लगाते हैं। अब यहां पे तो अरेंजमेंट सबको करना है, तो इसका मतलब कितना हुआ? 7p7 मैं तो कर देता हूं। और तुम सबको पता है 7p7 आता भी कितना है? 7 फैक्टोरियल। लेकिन दोस्तों ये हमसे पूछा नहीं गया, और हमसे पूछा गया है कि आपका विद कंडीशन। हमसे कैसे पूछा गया बेटा? विद कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं ये आंसर सोच के निकालने के लिए करने लगा था वो हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन के साथ है। तो ध्यान रखना, जो आपका NPR का तरीका था उसमें n की n चीजें कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट, और कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशनल हो गया तो फिर NPR एप्लीकेबल नहीं होगा, विदाउट कंडीशन ही होता है NPR। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे कंडीशन क्या है? वॉवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। तो जब भी ध्यान रखना कमिंग टुगेदर वाला केस आता है, इसका तरीका देख लो। हम क्या करेंगे कि आपका F, L, R इन तीनों को तो अलग कर देंगे, और A, I, U और आपका E इनको एक मानेंगे, इनको एक अल्फाबेट मानेंगे। तुमने कहा ये क्या बात हुई? एक अल्फाबेट मानेंगे? 4 अल्फाबेट है। मान लेंगे हम ये एक, क्योंकि अगर इनको हमने अलग अलग काउंट किया तो हमारा अरेंजमेंट का फॉर्मूला A को कहीं पे पहुंचा देगा, I को कहीं पे पहुंचा देगा, U को कहीं पे पहुंचा देगा, R को कहीं पे, E को कहीं पे। जबकि कंडीशन क्या है? वॉवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। तो जब भी चीजों को साथ रखना कंपलसरी होता है तो आप उसे अरेंजमेंट का पार्ट ही नहीं बनाते, और आप उसे एक मान लेते हो सबको। यानी कि ऐसे समझ लो, मैंने जैसे इन्हें रस्सियों से बांध दिया है। अब जब भी जाएंगे AIUE, अगर पहले रखूंगा तो AIUE सबसे पहले, अगर सेकंड में रखूंगा तो AIUE यहां रखूंगा, मतलब हमेशा साथ आएंगे। रस्सियों से बंधे हुए हैं, ये अलग अलग नहीं आएंगे। तो अब हम काउंट करेंगे एलिमेंट्स 1 2 3, और इन सबको एक मानना पड़ेगा, तो इसीलिए 4। अब तुम सब जानते हो 4 चीजों का अरेंजमेंट क्या होता है? 4 चीजों का अरेंजमेंट होता है 4p4। बात खत्म हो गई बेटा। सबको पता है 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल आता है। ये लो जी, काम खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उसने ये कहा था कि AIUE एक साथ आएंगे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि IAUEU ऐसे आ जाए,
या UEAI ऐसे आ जाए, या EIUA ऐसे आ जाए। ऐसे बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। मतलब इनका अरेंजमेंट आपस में साथ आएंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे ही आएंगे ऐसा उसने कहा नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका भी अरेंजमेंट होगा। अब दोनों का अरेंजमेंट होगा, यानी कि चॉइस नहीं बची, या तो इनका अरेंजमेंट कर लो या इनका आपस में अरेंजमेंट, ऐसी चॉइस नहीं है। इनका भी अरेंजमेंट करना है और इनको एक मान के, और फिर इनका आपस में अंदर भी अरेंजमेंट करना है, यानी कि दोनों काम करने हैं। और जब भी दोनों काम एक साथ करने होते हैं तो बीच में कौन सा साइन आता है? मल्टीप्लाई का। चांस की बात यह है कि AIUE ये भी कितने हैं? 4। तो इसीलिए मैंने ये जानबूझ के ऐसा बोला है कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये इनका अरेंजमेंट भी कैसे होगा इन चारों का आपस में? 4p4, और ये 4 फैक्टोरियल हो गया। तो 4 फैक्टोरियल का मीनिंग अभी बताया था 24, 4 फैक्टोरियल का मतलब बताया था 24, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 576। देखो कुछ चीजें याद कर लो, जरूरी है। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, ये अलग है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24, 5 फैक्टोरियल का 120, 6 फैक्टोरियल का 720, ठीक है ना। उसके बाद 7 फैक्टोरियल 5040। मैं चेक कर लेता हूं यार, कहीं गलत ना कर दूं, ठीक है ना। और आपका, हाँ जी मैंने बेटा चेक कर लिया, बिल्कुल सही लिखा था। और 8 फैक्टोरियल का मतलब 40320। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें NP0, NP1, NPN-1 और NPN याद रखने के लिए कहा था ओरली, ऐसी आप इतने फैक्टोरियल्स तक की वैल्यू मुंह जबानी ओरली याद कर लो, जिससे कि आपको पेपर में कोई कंफ्यूजन ना आए। तो इसको बेटा कॉपी करो, अगर कुछ करना है तो। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो बेटा वो मैंने रब कर दिया। अगला क्वेश्चन कहते हैं जी 10 पेपर है, 10 एग्जामिनेशन पेपर है, जिसमें आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। तो मैं तो एकदम से खुश हो गया, ये लो भाई वही NPN लगाए तो 10p10, 10 फैक्टोरियल। उसने कहा सर आप तो मतलब हर बार आसानी करना चाहते हो, कंडीशन तो लगाने दो। मैंने कहा इस बार भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं पूछा। कह रहे नहीं पूछा है, लेकिन कंडीशन के साथ। अब कंडीशन क्या है? बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। यार ये तो बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। इससे पिछली बार जब हमने क्वेश्चन करा था जिसके अंदर क्या बोला था, फेलियर वर्ड में वॉवल्स कैसे आएंगे? कम टुगेदर। इस बार क्या बोल दिया? नेवर कम टुगेदर। तो आपने कहा सर अब कैसे करना है? तो देखो इसका तरीका बता रहा हूं बेटा। हमेशा ध्यान रखना ये वाली लाइन नेवर कम टुगेदर के अंदर जो ट्रिक है वो क्या है कि टोटल अरेंजमेंट में से मैं यहां लिख देता हूं, नेवर टुगेदर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल अरेंजमेंट विदाउट कंडीशन और टुगेदर। मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखता हूं, रुको। मैं कम वर्ड्स लिखना चाह रहा था लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो, नेवर कम टुगेदर अरेंजमेंट निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए? टोटल अरेंजमेंट में से कम टुगेदर अरेंजमेंट को माइनस करना चाहिए। दोबारा ध्यान दे लो, नेवर कम टुगेदर को निकालने के लिए टोटल अरेंजमेंट में से कम टुगेदर अरेंजमेंट को क्या कर दोगे? माइनस। मैं बताता हूं कैसे।
तुम सबको पता है 10 पेपरों में अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा था तो मैंने आपको बताया नहीं था 10p10, सीधा आपका कितना 10 फैक्टोरियल। लो जी, टोटल अरेंजमेंट तो ये है, विदाउट कंडीशन है ये, देख लो टोटल अरेंजमेंट विदाउट कंडीशन, नहीं लिखा ना कुछ, टुगेदर नॉट टुगेदर कुछ नहीं लिखा, तो ये विदाउट कंडीशन है। अब हम माइनस करते हैं कम टुगेदर। अब कम टुगेदर कैसे करें, देखो एग्जाम्पल के तौर पे 10 पेपर में से एक पेपर आपका बेस्ट वाला होगा, एक पेपर वर्स्ट वाला होगा, तो बाकी पेपर्स को क्या कैटेगरी लगाएंगे, नॉर्मल वाली कैटेगरी, भाई वो नॉर्मल है। क्योंकि बेस्ट 100 चीजें बेस्ट नहीं हो सकती, बेस्ट एक ही हो सकता है। अगर आप कहते हो किसी भी एक्टर के लिए कहते हो कि ही इज द बेस्ट, ठीक है ना, तो इंडियन अगर मान लिया मैं वर्ल्ड में कोई बेस्ट पूछूं तो आप एक ही जवाब दे सकते हो। अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर कोई बेस्ट पूछूं तो आप एक ही जवाब देने के लिए अलाउड हो। तो बेस्ट भी एक ही हो सकता है और वर्स्ट भी एक ही हो सकता है। आप अगर कहो कि मेरे 200 बेस्ट फ्रेंड है तो बेटा आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो। शायद आप ये बोलना चाहते हो आई हैव 200 गुड फ्रेंड्स, आपके 200 अच्छे फ्रेंड्स हैं। बेस्ट नहीं बोल सकते, बेस्ट एक ही होता है और वर्स्ट भी एक ही होता है। वो एक अलग बात है कि हर दोस्त जरूरी होता है। तो अब जरा देखो, एक बेस्ट हो गया, एक वर्स्ट हो गया पेपर, और बाकी के बचे हुए 8 पेपर कैसे हो गए, नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, बेस्ट और वर्स्ट को एक साथ रखना है। कम टुगेदर वाली बात कर रहा हूं ना। तो अगर एक साथ रखना है तो इनको 2 तो काउंट कर नहीं सकते, तो अब इन्हें कितना काउंट करना पड़ेगा, 1, क्योंकि अगर इन्हें 2 काउंट कर दिया तो बेस्ट वो कहीं पे भेज देगा हमारा एनपीआर का फॉर्मूला, और वर्स्ट कहीं और भेज देगा। वो तो सबको अलग अलग भेज सकता है ना। देखा नहीं था एबीसी में, ABC ACB, BAC BCA, CAB CBA, तो वो कहीं कहीं भी भेज सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन दोनों को क्या मानना पड़ेगा, 1, तो 8 ये हो गए और 1 ये हो गए, तो कुल मिला के 9 पेपर हो गए, और 9 पेपरों का अरेंजमेंट 9p9। 8 ये हो गए, 1 ये हो गए, तो 9 पेपर हो गए। 9 पेपरों का अरेंजमेंट 9p9, जिसको 9 फैक्टोरियल भी कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, इस 9p9 में हमने 2 पेपरों को क्या माना है, 1 माना है। हमेशा साथ आएंगे इसकी वजह से। लेकिन पहले वाले ही बात की तरह कि जैसे AIUE एक साथ नहीं, IUAA ऐसे भी हो सकता था, EIUA ऐसे भी हो सकता था, तो ऐसे ही यहां पे बेस्ट पहले वर्स्ट बाद में साथ आएंगे, ठीक है, लेकिन वर्स्ट पहले और बेस्ट बाद में, या बेस्ट पहले वर्स्ट बाद में 2 केस बन सकते हैं ना। तो आप इसको अरेंजमेंट कर दो 2p2, दोनों का अरेंजमेंट कर दिया आपस में। अब 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल लिखो या सिर्फ 2 लिख दो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब भी तो 2 into 1 ही होता है। तो ये हो गया वो अरेंजमेंट जिनमें आपके दोनों पेपर बेस्ट और वर्स्ट कैसे आएंगे, एक साथ। तो सुनो, ये वो अरेंजमेंट हो गए जिनमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई साथ आए या ना आए कुछ पता नहीं है। ये दोनों पेपर साथ आएंगे वो भी इसमें इंक्लूड है, और दोनों पेपर साथ नहीं आएंगे वो भी इसमें इंक्लूड है। टोटल अरेंजमेंट है ना ये। लेकिन इसमें से मैंने कौन से माइनस कर दिए, जिसमें ये दोनों कैसे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, कम टुगेदर आ रहे हैं। तो ये वाले अगर केसेस हटा दिए मैंने, तो क्वाइट ऑब्वियस है कौन से वाले केसेस बचे, जिसमें ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और अब देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू में 2। तो आप सबको दिख रहा है 9 फैक्टोरियल में क्या ले सकता हूं, कॉमन। तो अंदर यहां से 10 बच जाएगा, माइनस यहां से 2 बच जाएगा, तो कुल मिला के 8 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज मैं चाहूंगा पॉज करके कॉपी कर लो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूं मैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन चलो मैंने कहा कि कर देते हैं इसे भी। तो देखो बेटा, n आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो आप सबको पता है, वही पहले वाली बात, NPN
n फैक्टोरियल। लेकिन इस बार भी हमें विद कंडीशन बोला गया कि दो पर्टिकुलर, एक चीज याद रखना, अभी जो मैं ये आपके साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं कि जिसके अंदर बोला जा रहा है ना कि दो एक साथ आने चाहिए, चार एक साथ आने चाहिए, तो ये ध्यान रखना ये एनी नहीं है बल्कि पर्टिकुलर है। जैसे 10 पेपरों में से कोई जो बेस्ट होगा वो पर्टिकुलरली बेस्ट होगा, मतलब ऐसा बेस्ट है वो जो सब लोग मान रहे हैं कि हाँ ये बेस्ट है। इसमें चॉइसेस नहीं है, मतलब जैसे हो सकता है ना कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट कोई और हो, तुम्हारे दोस्त के हिसाब से बेस्ट कोई और हो, ऐसा नहीं है। वो बेस्ट सबका कैसा है, कॉमन है। और वर्स्ट अगर की बात भी करें तो वर्स्ट भी सबके हिसाब से कॉमन है, पर्टिकुलर के अंदर चॉइसेस नहीं होती। तो ये ध्यान रखना कि अभी जो ये तरीका हम सीख रहे हैं, अभी आपने सीखा ना कि नेवर कम टुगेदर कैसे निकालो या कम टुगेदर कैसे निकालो, तो नेवर कम टुगेदर या कम टुगेदर की बात अगर आप कर रहे हो तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसमें जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो इसमें पर्टिकुलरली चीजों को ही लिया जा रहा है, कोई भी दो नहीं ले रहे, पर्टिकुलरली दो ले रहे हैं, तब ये तरीका कामयाब हो रहा है। तो अब देखो यहां पे अगर बात करें तो टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, तो यहां पे तुमने कहा अगर एनी टू होता बेटा वो ना फिर आगे कॉम्बिनेशन वाले केसेस में आएंगे ये सब। अभी मैं कॉम्बिनेशन वाला कोई भी पार्ट यहां पे डिस्कस करना नहीं चाहता, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं इस बात को, ठीक है। तो अब सुनो टू पर्टिकुलर्स, तो अब जरा सुन लो भाई, आप सबको पता है कि आपका नेवर कम टुगेदर का एक ही तरीका है, क्या, टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस करना है टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स कम टुगेदर। तो आप सबको पता है टोटल अरेंजमेंट तो क्या लिखूंगा मैं, n फैक्टोरियल। अब बात करी जाए सर ये टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स कम टुगेदर में कैसे करोगे, देखो आप सबको पता है n में से दो मैंने अलग कर दिए, बचे कितने, n-2। लेकिन इन दो अलग अलग आर्टिकल्स को मुझे कितना मानना है, सिर्फ एक। पता है ना आपको ये बात। तो n-2 और ये 1, इनको जब प्लस करेंगे तो n-2 और प्लस में 1, तो क्या बचा, n-1। तो बेटा इसका मतलब n-1 चीजों का अरेंजमेंट करूंगा तो n-1 फैक्टोरियल। साथ के साथ ये जो दोनों हैं जिनको एक माना है, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, तो ये हो सकता है A1 A2 हो या A2 A1, तो इनका आपस में अरेंजमेंट वही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वहां पे n की जगह 10 पेपर दे रखा था, यहां पे आपको सिर्फ n दे रखा है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n से छोटा बेटा n-1 फैक्टोरियल आएगा और यहां पे n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा। तो जब n-1 फैक्टोरियल को कॉमन लिया जाएगा तो यहां से n आएगा और वहां से 2 आएगा और फाइनल आंसर n-2 और n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गई होगी बात, जरा प्लीज कॉपी करो। हाँ जी, तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, पहले 20 ले रहा हूं, 19 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना वो भी करवा रहा हूं, लेकिन पहले मैं 20 ले रहा हूं। 20th क्वेश्चन के अंदर जरा देखो, 20th क्वेश्चन के अंदर आपको डिजिट दे रखी है 3, 4, 5, 6 और 7 और अब आपको 4 डिजिट का नंबर बताना है एक तो, ठीक है ना, और 5000 से बड़ा बनाना है, ग्रेटर देन 5000। तो ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे ये बोला जा रहा है, और साथ के साथ ये भी बोला गया है, नोट स्पेशली मेंशन है, नो डिजिट इज
रिपीटेड। क्या बोला? नो डिजिट इज रिपीटेड। तो बेटा जरा देख लो, सबसे पहले अगर 5000 से बड़ा नंबर बनाना है तो इन डिजिट में से यहां पे आपके पास चॉइसेस क्या है? या तो 5 तो 5000 समथिंग होगा, अगर 6 आएगा तो 6000 समथिंग होगा, और 7 आएगा तो 7000 समथिंग। तो यहां पे आपके पास कितनी चॉइसेस बची? 3। अब इन क्वेश्चनों को ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर हम कहें कि इस वाले डिजिट पे 5p3, आप समझ रहे हो कंडीशनल है ना, आप समझ लो ये भी तो कंडीशनल है। अगर कोई मुझसे पूछता कि भाई ये आपको 5 डिजिट दे रखी हैं, मैंने कहा हाँ जी दे रखी हैं, और आपको इसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो बेटा मैं तो सीधा कर देता 5p4। क्या कर देता मैं? सीधा 5p4। लेकिन अगेन कंडीशन लगा दी, तो बेटा कंडीशन लगा दी तो अब मैं नॉर्मल तरीके से तो कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखो, यहां पे मैं बिल्कुल एनपीआर लगाता क्योंकि सारी डिजिट अलग अलग है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब रिपीटिशन होता है, रिप्लेसमेंट का मतलब रिपीटिशन होता है, यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। लेकिन कंडीशन लगा दी कि 5000 से बड़ा है, इस वजह से ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो यहां पे बेटा कितनी चॉइसेस होंगी? 5, 6 और 7, 3 चॉइसेस हैं यहां पे। अब उसके बाद अब तो कोई कंडीशन है ही नहीं, 5 के बाद यहां कुछ भी आता रहे 5000 से बड़ा होगा, 6 के बाद कुछ भी आता रहे 5000 से बड़ा होगा, 7 अगर लिख दिया यहां पे तो कुछ भी आता रहे 5000 से बड़ा होगा। तो 3 चॉइसेस हो गई। अब कोई भी नंबर ले लो, डिजिट 5 थी, 3 में से कोई एक ही तो रखोगे, बचे कितने? 4। फिर बचे कितने? 3, क्योंकि जो नंबर यूज हो गया उसको दोबारा नहीं ले सकते ना, क्योंकि क्या लिखा है? नो डिजिट इज रिपीटेड। अब जो यहां यूज हो गया 1, 2, 3 डिजिट यूज हो गई, तो यहां पे चॉइस कितनी बची? 10। सब डिजिट्स को अरेंज करना है, यूनिट प्लेस की भी, टेंस प्लेस की भी, 100 की भी और 1000 की, तो मल्टीप्लाई भी होगा और कुल मिला के आपका नंबर बनेंगे इन डिजिट से जो 5000 से बड़े हों, कितने होंगे? 12, 72 टाइप्स के नंबर बनेंगे जो 5000 से बड़े होंगे और सिर्फ 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट का यूज करके बने होंगे। ठीक है, तो इसे भी कॉपी कर लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 वही सेट ए का, आईसीआई की बुक से। बोला गया है कि ट्रायंगल वर्ड में आप बताओ कि आपका एंगल वर्ड जो है वो हमेशा कैसा रहे? सेम रहे। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल वर्ड को चेंज नहीं करना है तो इसको तो फिर 1 काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, 3 और इस सबको 4। तो 4 चीजें हो गई, और 4 चीजों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? 4p4। लेकिन तुमने कहा सर एंगल में ए एल बाद में एन पहले, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एंगल वर्ड नहीं है तो कुछ और ही बन जाएगा। मैं कहता हूं यहां पे एन पहले ए बाद में, नेंगल बन गया है। तो आई होप उसने बोला एंगल वर्ड रिमेन, एंगल वर्ड एंगल ही रहना चाहिए, तो इसका मतलब ए एन में इनका अरेंजमेंट नहीं होगा। तो सिर्फ 4p4 बचा, 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वेज। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, 23rd। द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर डॉटर वर्ड को अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि वॉवल्स ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। वॉवल ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। 1, 2, 3 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऑड प्लेसेस कौन से हुए? ये वाले हुए, 1st, 3rd, 5th और आपका 7th। ठीक है, अब वॉवल्स हैं कौन कौन से? ए, यू, ई। कोई बात नहीं बेटा, इन 4 प्लेसेस पे 3 अल्फाबेट अरेंज करने हैं। तुमने कहा सर अल्फाबेट तो कम है। हाँ, तो फिर तुम्हें बताया था जो ज्यादा होता है वो एन होता है और जो कम होता है वो आर होता है।
अगर अल्फाबेट्स मतलब वोवल्स ज़्यादा होते, मान लिया वोवल्स 5 होते, AEIOU सारे होते, सपोज कर लो, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता 5P4, क्योंकि प्लेसेस कितने होते, सिर्फ 4। तो जो बड़ा है वो N है, जो छोटा है वो R है, 4P3 कर दिया। लेकिन बेटा क्या अरेंजमेंट सिर्फ वोवल्स या ऑड प्लेसेस वाले अल्फाबेट्स का करना नहीं, बच्चों को भी तो करना है। तुम सबको पता है कि ये 8 अल्फाबेट्स वाला वर्ड है, और 8 अल्फाबेट्स वाले वर्ड के अंदर से ऑक्यूपाई तो तुम सिर्फ कितने कर पाए हो, 3। तो एम्प्टी प्लेसेस कितने बचे आपके पास, 5, है ना। अरे मानता हूं ये 4 प्लेसेस हैं, लेकिन तुम्हारे पास वोवल्स तो सिर्फ 3 ही है ना, तो कोई से 3, कोई से 3, कोई से 3 ही तो ऑक्यूपाई कर पाओगे, कोई एक ऐसा होगा जो खाली रहेगा। क्या उन्होंने ऐसा बोला है कि कॉन्सोनेंट जो है वो इवन प्लेसेस पे ही आएगा, ऑड पे नहीं आएगा? नहीं, कॉन्सोनेंट के लिए कुछ नहीं बोला, कॉन्सोनेंट के लिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो कॉन्सोनेंट कहीं भी आ सकता है, ऑड प्लेसेस भी आ सकता है और इवन पे भी, कंडीशन कोई है ही नहीं। तो बेटा 8 प्लेसेस थे जिसमें से ऑक्यूपाई कितने हुए, 3, तो बचे खाली प्लेसेस कितने बचे, 5, और कॉन्सोनेंट भी कितने, 5, तो 4P3 और 5P5। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगली क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 19, और 19 क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और आगे की क्लासेस में जैसे जैसे आपके डाउट्स आएंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगा। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे एडिशनल क्वेश्चन बैंक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भेज दिए हैं, उसकी वीडियो भी मैं कल तक बना के कल शाम तक भेज दूंगा पक्का, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।